नमस्कार। स्वास्थ्य मंत्रालय और दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। मुजफ्फर अब्दाली का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि संभलना मेरी फितरत में नहीं है, पर बहकना बहुत अजीब सी बात है। मतलब ये कि अगर हम आज की हालात को देखें तो हम ये पाएंगे कि बहुत लोग इस समय, जबकि कोरोना के मामले कुछ थम से गए हैं, तो ऐसा लगता है कि लोगों में भी लापरवाही एक तरफ आने लगी है। जब त्योहारों का मौसम है, लोगों का मिलना जुलना बढ़ गया है, तो उसको देखते हुए एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर हम आने वाले कुछ महीनों तक थोड़े होशियार रहें, सावधान रहें, तो ये मोड़ बड़े अच्छे से गुजर जाएगा और इसके बाद का जो वक्त है, तब हमें ये एक भरोसा हो जाएगा कि ये महामारी किस दिशा में जा रही है। और फिर जिन पुराने दिनों की हम सोचते थे कि वैसे ही हमारा जो बैक टू नॉर्मल जिसे कहते हैं वो हो जाए, तो फिर क्या कहने, क्या हालात हैं, हमें क्या करना है। और ख़ास तौर पर कुछ ऐसी स्वास्थ्य की परेशानियां जो इस वक्त भी अगर हो जाएं किसी को, तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन सावधानी क्या बरतनी है, ये सब हम जानते हैं आज विशेषज्ञों से। स्वागत करेंगे डॉक्टर संजय राय। आप प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स से, साथ ही आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर वैक्सीन ट्रायल्स के। हमारे साथ डॉक्टर संदीप महाजन, प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से। आप दोनों का बहुत स्वागत। कुछ और विशेषज्ञ भी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर संजय राय, सबसे पहले आपसे हम चर्चा की शुरुआत करें और ये समझने की कोशिश करें कि इस समय कोरोना के मामलों को देखते हुए एक विशेषज्ञ के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त महामारी के किस मोड़ पर हम हैं? देखिए, अगर महामारी की मोड़ की बात करें तो ये देखा जाए कि नीचे जा रहा है ग्राफ हमारा, पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। कुछ स्टेट्स थे जहाँ पे अपवर्ड ग्राफ था, जिसमें से केरला था और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स थे, बट अब ऑलमोस्ट कंट्री में हर जगह जो है नीचे जा रहा है और हम 20,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। अगर पिछले 15-20 दिनों से देखें तो 20,000 के आसपास पहुंच चुके हैं, तो काफ़ी संतोषजनक है कहा जाएगा। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह है एक बहुत ही बड़े वर्ग को जो है नेचुरल इन्फेक्शन हो गया था। अगर मैं साइंस की बात करूं तो वह जो सेकेंड वेव जब आया था, जिस तरीके से पूरी कंट्री में फैला था, और उसका उदाहरण भी जो है उसको प्रूव भी किया। आईसीएमआर ने सीरो सर्वे किया, टाइमली सीरो सर्वे कर दिया, और इसलिए समझने में वो मदद मिलती है जब भी ये सब एविडेंस जनरेट होते हैं। जब उन्होंने जून में सीरो सर्वे किया था तो उस समय ये पाया कि करीब 68% कंट्री के लोगों में जो है इन्फेक्शन हो चुका है। और जो भी एविडेंसेज हैं कि एक बार नेचुरल इन्फेक्शन जो है बेटर और लंबे ड्यूरेशन तक प्रोटेक्शन दे रहा है। और ये जो अचानक केसेस कम हुए कंट्री में हर जगह, वह जो है उस सबसे बड़ा उसका एक कारण था नेचुरल इन्फेक्शन का होना। काफ़ी लोगों की डेथ हुई उस समय, जिनकी डेथ हो गई, बहुत से लोग अनफॉर्चुनेट रहे, बट जो रिकवर्ड कर गए हैं वह शायद जो है उनका प्रोटेक्शन लेवल बहुत ही अच्छा है, और जो लैब टेस्ट में भी देखने को मिल रहा है कि बहुत ही अच्छा है। ये एक सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा देखिए, जो वैक्सीनेशन जिस तरीके से कंट्री में हुआ है, दुनिया में ऑलमोस्ट देखिए तो सबसे तेज़ गति से पिछले कुछ महीनों में वैक्सीनेशन कंट्री में हुआ है। 1 अरब के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। 97 करोड़ तो हो गए हैं। हाँ, तो 97 करोड़ के आसपास बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इसका जो बेनिफिट मिलेगा, अगर केसेस बढ़ते हैं तो भी जो है उसमें सीवियरिटी कम होगी, क्योंकि जो वैक्सीन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट आ रहा है वह सीवियरिटी कम कर रहा है। डेथ शायद इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं है, तो इसलिए किसी वेव पे इसका बहुत असर नहीं होगा, क्योंकि इन्फेक्शन, लेकिन उसके इम्पैक्ट पे बहुत बड़ा असर होगा अगर थोड़े बहुत केसेस बढ़ते भी हैं। तो चूंकि वैक्सीनेटेड ग्रुप अब का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन हो गया है, वह जो है उसकी सीवियरिटी कम होगी, डेथ कम होगी, तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो काफ़ी ही संतोषजनक स्थिति में इस समय भारत है, मैं ये कह सकता हूँ। जी डॉक्टर संदीप, जिन लोगों को कुछ बीमारियां हैं, और ख़ासतौर से अगर हम किडनी की बात करें, जिनको किडनी का किसी तरह का इन्फेक्शन है, उनके साथ ये भी समस्या होती है कि उनकी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। पिछले कुछ महीनों में ख़ासतौर से सेकंड वेव के बाद इस वक्त अगर हम ये कहें कि अगर आपकी ओपीडी को हम पैमाना माने, पहले के मुकाबले अब कितने लोग अब आने फिर से शुरू हो गए हैं और उनके क्या समस्याएं आप देख रहे हैं? देखिए,
जब कोविड अपनी चरम सीमा पे था जी। तब इतने सारे केसेस थे, हर कोई हेसिटेंट था, घर से बाहर नहीं निकलता था, हॉस्पिटल्स खासकर अवॉइड करते थे। तो आप जुलाई ऑनवर्ड्स आप समझिए ग्रेजुअली अपस्विंग है हमारी ओपीडी के इसमें। अब तो ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल प्री कोविड लेवल्स पे हमारी ओपीडी पहुंच चुकी है। जो चिंताजनक बात है इस दौरान हमने ये नोट की कि पिछले साल सवा साल में काफ़ी मरीज़ अपने इलाज को लेके विभिन्न कारणों की वजह से यहाँ आ नहीं पाए। हालांकि हम टेली कंसल्टेशन कर रहे थे बट वो पूरी तरह से बात समझ नहीं पाए या हम अपनी बात उन तक पहुँचा नहीं पाए। अच्छा। इसके कारण बहुत सारे लोगों के जो इलाज चल रहे थे, खासकर हमारी बीमारियाँ जो लंबी बीमारियाँ हैं, हमारी बीमारी खांसी जुकाम नहीं है जो 5 दिन में ठीक हो जाए या हफ्ते भर में ठीक हो जाए। हमारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिसके लिए लगातार कंटिन्यूसली निगरानी में भी रहना पड़ता है और इलाज भी करना पड़ता है। तो इसके चलते हमने देखा पिछले 1 सवा साल में काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनका इलाज बीच में छूट गया या बीच में उतना अच्छा नहीं चल पाया जितना हम चाहते थे जी। और उसका काफ़ी उनको नुकसान भी सहना पड़ा। काफ़ी पेशेंट्स जो पहले कंट्रोल चल रहे थे उनको सडनली डायलिसिस वगैरह की ज़रूरत पड़ गई। काफ़ी मरीज़ जो ट्रांसप्लांट के थे अपनी दवाइयाँ टाइम पे नहीं ले पाए, फॉलोअप टाइम पे नहीं करा पाए, उनकी किडनीज में असर आने लग गया। तो क्रॉनिक डिजीज़ में इस बीमारी का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ये आप तरह से समझे एक तरह से कोलेट्रल डैमेज है। कोविड की अपनी जो परेशानी और अपनी बीमारी एक तरफ और उसके साथ क्रॉनिक डिजीज़, ये मैं खाली किडनी डिजीज़ के लिए नहीं कहूँगा, लीवर डिजीज़ में भी यही दिक्कत आई, कैंसर ट्रीटमेंट में भी यही परेशानी आई, हेमाटोलॉजी के केसेस में भी यही परेशानी आई। तो जितने क्रॉनिक डिजीज़ थे जिनमें लॉन्ग टर्म फॉलोअप और लंबी समय के लिए इलाज चलना था उनमें काफ़ी बाधा आई है। एक व्यवधान पैदा हुआ उसमें। तो अब उम्मीद है कि धीरे धीरे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वापस आ रहे हैं और अब हम भी पिछले साल पहले सवा साल पहले इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, ना ही मेंटली ना ही टेक्नोलॉजिकली टू यूज़ टेली कॉन्फ्रेंसेस, टेली कंसल्टेशंस। तो पिछले साल भर में हमारा भी लर्निंग कर्व इम्प्रूव हो गया है जी। पेशेंट्स की भी अंडरस्टैंडिंग इन विधियों को लेके बेटर हो गई है। तो होपफुली अब धीरे धीरे सब चीज़ें वापस से ट्रैक पे आ जाएंगी। आपसे और भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 1-1.5 वर्ष में हम सब ने क्या सीखा है और एक मरीज़ को भी क्या ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले डॉक्टर संजय राय, जो आप कह रहे थे पिछले दिनों में कुछ खबरें इस तरह की आई, कई एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि अब कोरोना की जो स्थिति है वो, पहली तो एक खबर ये इस तरह की आई कि 3rd वेव शुरू हो गई है। तो क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? आपकी नज़र में क्या ये कई लोगों का ऐसे कहना है कि 3rd वेव की शुरुआत हो चुकी है और उसमें अब कोई डरने की बात नहीं क्योंकि ये दूसरी लहर में ही मिल गई और ये इसी तरह से रहेगी। आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रा स्पष्ट करें। बिल्कुल, चूँकि बाई ट्रेनिंग में एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ तो मैं सारा डेटा को एनालाइज करने के बाद ही सोचता हूँ। ये जब बातें चल रही थी कि जुलाई में या अगस्त में आ जाएगा, उस समय भी मैं यहीं पे शो में बैठा हुआ कहा था कि बहुत अनलाइकली है, क्योंकि जिस तरीके से 2nd वेव में इन्फेक्शन फैला उस तरीके से जो है, और वह लंबे समय तक हमें ये पता है, अब 1.5 साल से ज़्यादा पुराना वायरस हो चुका है, तो काफ़ी एविडेंसेस जनरेट हो चुके हैं। पहले हम संभावनाएं व्यक्त करते थे कि ये हो सकता है, वह हो सकता है, बट अब इतने एविडेंस जनरेट हो गए हैं कि उस एविडेंस के बेसिस पे हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और वो प्रोडिक्शन का बेसिस यही था कि बहुत ही अनलाइकली है कि कोई वेव बहुत ही बड़ी आने वाली है, क्योंकि इतने लोगों को हो गया था कोविड। हाँ, अगर कोई वेव आएगी तो ये हो सकता है कि बिल्कुल एंटायरली चेंज हो गया वायरस, म्यूटेशंस होते रहते हैं और म्यूटेशंस होंगे। देखा जाए तो हज़ारों से ज़्यादा म्यूटेशंस अभी तक हो गए हैं, लेकिन सारे म्यूटेशन से हमें मतलब नहीं होता। कुछ जिनको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न रहते हैं, या तो इन्फेक्टिविटी बढ़ा देता है या सीवियरिटी बढ़ा देता है, तो वह उस पे देख के कहा जा सकता है कि अगर आएगा तो फिर वह उसके लिए फिर सारा पॉपुलेशन ससेप्टेबल हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर अपनी कंट्री की बात करूं तो जो सीरो सर्वे बताता है कि अच्छे खासे पॉपुलेशन को हो चुका था 2nd वेव में। अगर अच्छे खासे पॉपुलेशन को हो चुका था और कोई नया वायरस उसको इन्वेड कर देता है, मतलब उस इम्यूनिटी को बाईपास करने की क्षमता रखता है, तो बहुत चांसेज होगा कि वो सारे वैक्सीन से भी जो इम्यूनिटी जनरेट हुई है उसको भी पास कर देगा। तब जो है सारा का सारा पॉपुलेशन उसके लिए ससेप्टेबल होगा, कंप्लीटली न्यू होगा, तब कोई भी वेव आ सकती है। जो करंट ट्रेंड है, जिस तरीके से वायरस में म्यूटेशन हो रहे हैं, चाहे वो ओरिजिनल 1 का वायरस था हुआ, उसके बाद अल्फा आया जी, यूके में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था,
फिर बीटा आया, फर्स्ट टाइम जो है आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था, फिर गामा आया जो फर्स्ट टाइम आपका ब्राज़ील में हुआ था, डेल्टा आया, उसके बाद डेल्टा प्लस आया। डेल्टा जो है फर्स्ट टाइम इंडिया से रिपोर्ट हुआ था। ये सारे जो हैं जितने भी पुराने ये अभी तक के स्ट्रेन हैं जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न पूरी दुनिया के लिए हैं, उनको देखा जाए तो वह जो है नेचुरल इन्फेक्शन वाले बेटर प्रोटेक्टेड रहे हैं। तो जिस तरीके से इन्फेक्शन हुआ है तो बहुत ही अनलाइकली है कि कोई बहुत बड़ा वेव आने वाला है हिंदुस्तान में, तो ऐसा अभी नहीं लगता। फिर भी हमें सतर्कता तो थोड़ी बरतनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा है हमें फॉलोअप करते रहना चाहिए, सारे ग्रुप को जो है मॉनिटर करते रहना चाहिए कि कभी हो सकता है न्यू स्ट्रेन जो है आ जाए, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर भी रही है। आप देखिए हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत ही कम थी, पहले टेस्टिंग हमने इतनी बढ़ा दी। अगर पिछले साल 2020 मार्च की बात करें तो 2000 के आसपास हमारी कैपेसिटी थी, आज हम 20 लाख के आसपास टेस्ट कर ले रहे हैं। ह्यूज ये जो सीक्वेंसिंग करते हैं हम इनकी वायरस की जो जेनेटिक कोड की, ये जानना चाहते हैं कि कौन सा स्ट्रेन सर्कुलेशन में है, वह जो है कैपेसिटी हमारी बहुत ही लिमिटेड थी, 10 टाइम्स से ज़्यादा गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। तो वो उसको जो है सर्विलेंस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि किस तरह के जा रहा है, और धीरे धीरे जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जान है जहान है, तो दोनों को ही लेके चलना पड़ेगा। नॉर्मलसी की तरफ धीरे धीरे हमें मूव करना पड़ेगा, और साथ में मॉनिटर भी करते रहना पड़ेगा, और उसके अनुसार एक्शन लेना चाहिए। जी बहुत सी बातें हैं अभी समझने की, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को फ़ोन नंबर बताना चाहेंगे जिस पर फ़ोन करके वो हमारे इन विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप नंबर नोट करें, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये नंबर, दिल्ली का STD कोड 011 और उसके बाद स्टूडियो का नंबर 23097532, ये नंबर। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर संदीप, एक बात हम यहाँ ये समझना चाहेंगे, जो आपने कहा कि हमने पिछले 1-1.5 वर्ष में जब से ये बीमारी, ये महामारी जब आई, तो फिर उसके बाद से जो चलन हुआ उसमें फिर OPD में किस तरह से लोग आएंगे, क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें की गई, आज पिछले साल के मुकाबले क्या परिवर्तन आ चुका है? सबसे पहले तो पेशेंट्स में, मरीज़ों में काफ़ी जागरूकता बढ़ गई है। अच्छा। तो पहले जो रहता था एकदम भीड़ से आना, समय से एकदम पहले पहुंच जाएंगे या समय के एकदम बाद में पहुंचेंगे और बहुत भीड़ हो जाएगी, अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ गया है। हम लोग भी अब स्टैगर्ड अपॉइंटमेंट्स देते हैं, 9 से 10 के बीच का समय, 10 से 11 के बीच का समय, ताकि एक साथ बहुत सारी भीड़ ना आ जाए OPD में, और जितनी क्राउड आए वो कंट्रोल्ड रहे। स्क्रीनिंग चालू हो गई हैं, ज़्यादातर मरीज़ आजकल मास्क पहन के आते हैं। तो धीरे धीरे ये जो नॉर्म्स हैं जो वैसे भी रहने चाहिए थे, वो धीरे धीरे हमारे सब में इनकल्केट हो गए। हमारे डेली लाइफ में अब वो पैटर्न बन गया है कि अब हम इसी हिसाब से चलेंगे। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी का यूज़, जो 1.5 साल पहले शायद हम भी नहीं करते थे, और हम डिस्करेज करते थे कि नहीं आप आके दिखा दीजिए, ऐसे कैसे पता चलेगा। टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें भी यूज़ करना बेहतर आ गया है, और मरीज़ों को भी उससे समझना और क्या परेशानियां बतानी है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट रही है। तो एक तरह से अब हाइब्रिड हो गया। कुछ पेशेंट्स की फाइल्स हम निकाल लेते हैं, रिकॉर्ड्स निकाल लेते हैं, और उनसे फिर बाद में वीडियो कंसल्ट पे हम पूछ सकते हैं क्या परेशानी आ रही हैं। और जैसे वर्चुअली हम फाइल्स में पूरी रिपोर्ट्स और डाटा एंटर करते थे, वैसे ही एंटर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से जो बहुत एकदम भीड़ आती थी OPDs में, वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। OPD का समय पहले भी 5-6 घंटे था, अब भी 5-6 घंटे है, लेकिन ऐसा नहीं कि 6 घंटे के मरीज़ एक साथ सुबह 9 बजे आ जाएंगे। अब वो स्टैगर्ड हो गया, तो एकदम बहुत सारी भीड़ नहीं आ पाती। तो एक तरह से ये एक अच्छी हैबिट है जो आगे भी शायद कंटिन्यू रहे तो बेहतर रहेगा। हमारे साथ इस समय हमारे एक और मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रवेश मेहरा, जो डायरेक्टर प्रोफेसर मैक्सिलोफेशियल सर्जरी और साथ ही आप HOD हैं डेंटल ओरल सर्जरी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। बहुत स्वागत डॉक्टर प्रवेश मेहरा। डॉक्टर मेहरा, हम चर्चा ये कर रहे हैं कि इस समय जो कोरोना की स्थिति है देश में, और साथ ही जो परिवर्तन आया है, ख़ास तौर पर अगर अस्पतालों की बात करें, किसी को भी किसी तरह की कोई अगर परेशानी होती है तो अस्पताल जाना और डॉक्टर से, विशेषज्ञ के पास पहुंचकर अपनी समस्या बताना, तो उसमें किस तरह का बदलाव आया है। अगर हम बात करें डेंटल प्रोसीजर्स की, दांतों का कोई भी अगर काम करवाना हो तो सबको मालूम है कि
उसमें शुरू से ये सबको बताया गया है कि उसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है। तो पहली बात हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि आपके इस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के दांत में भी दर्द होता है आज की तारीख में, तो बहुत से लोग कुछ और करना पसंद करते हैं कि नमक के गरारे कर लें, कुछ कर लें, कुल्ला कर लें, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। बिल्कुल सर। तो जैसे आपने सही कहा कि हमारे को कोविड ये पैंडेमिक ने काफी सिखाया है बहुत हेल्थ केयर डिलीवरी करने के लिए, और क्या क्या चीज हम पेशेंट को ना देख के भी कुछ कर सकते हैं। सो सबसे पहले चीज, जैसे मैं हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में जो हमने शुरुआत की, कि हमने एक IVRS हेल्पलाइन हमने पहले खोली थी, जिससे हम एक मरीज को कॉमन सिम्टम साइंस के हिसाब से उसको अवेयरनेस किया जाए, डेंटल पेन, स्वेलिंग, कॉमन चीजें जो भी, एक ब्लीडिंग गम्स हो जाए या दांत निकालने के बाद उसको क्या करना चाहिए, क्या खान पीन करना चाहिए, क्या उसको रखना चाहिए, मुंह कैसे साफ रखे, तो ये सब चीजें हमने एक हेल्पलाइन बना के शुरुआत की हुई थी। बट जब कोविड आया तो इसमें हमने देखा गया कि काफी मरीज थे लॉकडाउन के समय जो हमारे पास नहीं आ सकते थे, एंड रियली वो उनको इमरजेंसी कुड बी थी कि सीवियर पेन था, कुड बी स्वेलिंग थे, कुड बी कोई मैक्सिलोफेशियल इंजरी होके कोई ट्रॉमा से उनको जबड़ों का फ्रैक्चर हुआ था, या उनको ओरल कैंसर या प्री कैंसर से वो कुछ सफर कर रहे थे। तो उसके लिए और बाकी जो मेडिकल इश्यूज भी हैं उनके लिए हमने लेडी हार्डिंग से हमने एक बहुत बड़ी मुहिम लेके टेलीमेडिसिन सर्विसेज, जैसे ही लॉकडाउन हुआ, आई थिंक मार्च एंड में हुआ, तो अप्रैल 1st-2nd वीक में हमने शुरू कर दी थी एट अ लोकल लेवल यूजिंग अ लैंडलाइन फोन। तो सिंपल हम एक मरीज से बात करते थे जो नहीं आ सकता था, और इससे हमारे को भी फायदा था डॉक्टर्स को कि मरीज ना आए और हम भी सेफ है। और आजकल भी हम ये टेलीमेडिसिन सर्विसेज यूज कर रहे हैं हॉस्पिटल में, जिसे 9 to 4 हम यूज करते हैं एज अ पैरेलल OPD फॉर पेशेंट्स। बट यस, इसमें गाइडलाइंस आई थी गवर्नमेंट की, और जब ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की गाइडलाइंस आई तो हमने इसको यूज भी किया। इसके लिए पहले कोई गाइडलाइंस नहीं थी हमारे को टेलीमेडिसिन के हिसाब से यूज करने के लिए जी। तो जैसे डेंटल की बात आपने की जी, तो सबसे पहले हमने किया कि कोई भी मरीज अगर हमारे OPD में आ रहा था तो उसको हमने पहले बताया कि आप अगर छोटी मोटी चीजें आप घर बैठिए और हमारे टेलीमेडिसिन में रहिए। अगर आपको इमरजेंसी है तो ये सब डिपार्टमेंट में आइए। वो प्रोटोकॉल किया हुआ था कि आप ये क्वेश्चन भरेंगे, आपकी एक टेम्परेचर टेस्टिंग होगी, आपकी हिस्ट्री ली जाएगी, तभी हम आपको देखेंगे। रीजन भी जैसे आपने कहा कि डेंटल में सबसे पहला चीज मरीज अपना मास्क जो N95 या नॉर्मल पहना होता है वो निकालता है, और ये वायरस की एंट्री मुंह या नाक से है। तो कोई भी डेंटल सर्जन या ऑप्थेल्मिक या ENT सर्जन और एनेस्थीसिया वाले लोग आर वेरी हाई रिस्क, क्योंकि उसके पास मरीज जो आता है उसने मास्क कभी नहीं पहना होता, वो फ्री ऑफ मास्क होता है, और जो डॉक्टर होता है मरीज के बिल्कुल करीब होता है, मुंह के अंदर ऑलमोस्ट होता है। सेकेंडली, हर एक प्रोसीजर मुंह के अंदर किया जाता है डेंटल सर्जरी के हिसाब से। अब इसमें एरोसोल जनरेटिंग भी होता है, तो जब एरोसोल जनरेट करेंगे और एक मरीज एसिम्प्टोमेटिक होगा अगर, तो हम उस एनवायरनमेंट में ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन फॉर्म में दे सकते हैं, जिससे सेकेंड पेशेंट अगर आए इमीडिएटली या कोई वहां पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो तो वो इन्फेक्टेड होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग एनी प्रोसीजर्स दैट वी कैरी आउट आल्सो ऑन डेंटल थिंग। तो इस हिसाब से हमने मैनेज किया बोथ फॉर पेशेंट सेफ्टी आल्सो, और उनको घर जाके इलाज करना, और एट द सेम टाइम कि हेल्थ केयर पर्सनल भी सेफ रहे। बट यस, अगर कोई पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है या उसको कैंसर है या उसको बहुत बड़ी इंफेक्शन हुआ है जैसे लडविग्स एंजाइना हो गया, या उसको डेंटल सीवियर पेन हो रहा है, तो इमीडिएटली यस, हम लोग सब प्रोटोकॉल से उसको अंदर बुला के अपनी OPD में इलाज करना, देख के इलाज करना करते थे। वी वर डूइंग दैट एंड वी आर स्टिल डूइंग दैट, हम कर रहे हैं। तो ये चीज है। और दूसरा, जैसे हमने आपने दिखाया भी था अभी स्क्रीन में कि हमने ये 10 कमांडमेंट्स बनाए कि आपको किस हिसाब से ओरल हेल्थ देखना चाहिए। बिकॉज जैसे हमने सीखा, इस कोई भी वायरस का देयर इज नो ड्रग विच कैन क्योर दिस वायरस। जो भी चीजें हैं सब प्रिवेंटिव है, आप बच सकते हैं, और लेवल ऑफ रिस्क आपने कम करना है। तो सबसे पहले चीज मास्क पहनिए, इससे लेवल ऑफ रिस्क कम हो। दूसरी, आप क्राउडेड जगह ना जाएं। तीसरा, आप हाथ धो के रखें अपने। चौथा, आप मुंह में सफाई रखें जिससे वायरल रोग कम हो। जब वायरल रोग ऑटोमेटिक कम होगा तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो इस वायरस के ऊपर हावी हो सकती है, अनलेस एंड अनटिल यू आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। सो इस हिसाब से हमने वो प्रोटोकॉल भी बनाए,
और हमने अपने पेशेंट्स को अवेयर भी किया और उनको मैनेज भी किया काफी हद जी, तक। बिल्कुल। रिसेंटली अभी जो अप्रैल मई में आया कोविड के सेकेंड वेव के बाद म्यूकोरमाइकोसिस आया, जी हाँ। अगेन ये एंट्री जो इसका भी था, ये भी बेसिकली नोज से था और ओरल कैविटी से था, और ये मैक्सिला जो बोन है उसको काफी इन्वॉल्व किया। तो हमारे ईएनटी कोलीग्स हो जाए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाए, जी। मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हो जाए, डेंटल सर्जन, तो डेंटल रोल ये रहा म्यूकोरमाइकोसिस में। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जी। रही। सबसे पहला, टू अर्ली डायग्नोज कि अगर एक ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है उसको, जी। तो उसके 3 लक्षण बहुत जरूरी थे जो हमने देखा। ठीक बात। सबसे पहला, उसके स्वेलिंग होगी उस जी। गम्स में, एरिया में कोई डिस्चार्ज होगा, वहां से मसूड़ों से डिस्चार्ज होगा, दांत हिलने लगेंगे, और एक सबसे पहले एक ब्लैक पैच टाइप, रेडिश ब्लैकिश पैच बन जाता था म्यूकोजा में। तो अगर ये इंट्राऑरली अगर ये डेंटल सर्जन देख ले और डायग्नोज करके इमीडिएटली रेफरल कर दे जो आदमी कॉम्पिटेंट है उसको इलाज करने के लिए, जी। तो मरीज विल बी टैकल्ड एट द अर्ली स्टेज और उसके रिजल्ट्स, प्रोग्नोसिस विल बी मच बेटर। बिल्कुल। और यही हमने किया, ये हमने जी। कर रहे हैं। डॉक्टर मेहरा, एक छोटे से प्रश्न का उत्तर और हम यहीं पर चाहेंगे, वो ये कि ये तो आपने तमाम बातें बताई कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और जो अस्पताल आते हैं किन कंडीशंस में आते हैं। एक बात, कौन सी गलती आम तौर पर लोग अनजाने में कर जाते हैं जो उनको अस्पताल जाते हुए ख़ास तौर से कोई डेंटल प्रोसीजर के लिए अगर जा रहे हैं, तो अगर कोई गलती करते हैं तो वो ज़रूर सावधान रहें, वो भूल ना करें। वो कोई बात ऐसी आप बताना चाहेंगे हमें? देखिए, जब भी पेशेंट एक डेंटल क्लिनिक पे आ रहा है जी। तो सबसे पहले चीज कि ही हैज टू बी वेरी फ्रैंक विद हिज डॉक्टर। कोई उसने अपना अगर कोई सिस्टमिक इश्यूज है, कोई बीमारी उसको है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, कोई डायबिटिक मेडिसिन ले रहा है या स्टेरॉइड मेडिसिन ले रहा है, जी। तो उसको जरूर बताना चाहिए अपने ट्रीटिंग डेंटल सर्जन से, ओरल हेल्थ प्रोफेशनल से। आपकी बात से मुझे ये भी लग रहा है कि सबसे पहले तो यही बताना चाहिए, अगर आपसे अगर अपॉइंटमेंट है और उसे अगर बुखार आ गया है तो ऐसा ना हो कि वो गोली खा के सिर्फ आ जाए, चाहे तो अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल करें और उसके बाद जब ठीक हो जाए तो फिर आएं, क्योंकि पता नहीं, जब तक टेस्ट ना हो तो पता नहीं। जी, आप जारी रखें। तो इसी तरह से अगर वो अपने आप को डेंटल के साथ जो अपने हेल्थ प्रोफेशनल, ओरल प्रोफेशनल है, उनसे फ्रैंक रखेगा और अपने हेल्थ इश्यूज बताएगा, तो हमारे को भी बहुत आसानी मिलती है उसको इलाज करने के लिए, और मरीज भी ठीक रहता है और हम भी सेफ रहते हैं। ये इशू है, आई थिंक मेन जो है। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय, एक बात जो आपने, जब आप समझा रहे थे कि वायरस अगर म्यूटेट ना करे और ऐसा ही रहेगा तो फिर सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी, और वेव अगर कोई आएगी भी तो इतनी कोई भयानक नहीं होगी। तो अब इसमें हम ये समझना चाहेंगे आपसे हिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि 100 साल पहले के फ्लू का हवाला हमेशा दिया जाता है, उसके हिसाब से अगर हम चलें, और आज स्थितियां हालांकि बदल गई, टेक्नोलॉजी और वैक्सीन इतनी जल्दी आ गई, तमाम चीज़ें, ये क्या महामारी में चलन क्या रहता है, किस तरह से वायरस या महामारी किस तरह से चलती है? देखिए, जो फ्लू की, आप स्पेनिश फ्लू की बात कर रहे हैं, जो 1918 में आया था, दुनिया में सब फ्लू रिस्पायरेटरी डिजीज में एक साथ इतने लोगों की डेथ हुई थी, 5 मिलियन से ज़्यादा डेथ्स हुई थी, 50 लाख से ज़्यादा डेथ हुई थी। लेकिन उसका भी ख़त्म हुआ, उस समय कोई वैक्सीन उसके लिए नहीं आया और नेचुरल इन्फेक्शन से ख़त्म हुआ। जो आपने कहा कि कोई म्यूटेशन तो होता रहेगा, खतरनाक म्यूटेशन, हाँ, खतरनाक म्यूटेशन ऐसा ना हो जाए कि कंप्लीट वायरस ही चेंज हो जाए, नया वायरस आ जाए। तो अब मैंने ये कहा था, कमिंग बैक टू योर उसमें, तो ये नेचुरल होता है इस टाइप के वायरस में। जितने रिस्पायरेटरी वायरसेस हैं, अच्छा, चाहे वो स्मॉल पॉक्स था, स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया पूरी दुनिया से, वो भी बहुत बड़ी महामारी थी। गांव के गांव अगर देखें तो लोग छोड़ के भाग जाते थे, डेथ हो जाती थी पूरे विलेज की। फाइनली उसका अच्छा वैक्सीन आया और हमने पूरी दुनिया से जो है 1975 के बाद कोई केसेस नहीं हुए। तो रिस्पायरेटरी वायरस इम्यूनिटी जो है, और उसका जो वैक्सीन भी था लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी करता था। एक बार अगर किसी को हो गया, जो बच गया वो भी लाइफ लॉन्ग बच जाता था, उसको भी इम्यूनिटी हो जाती थी, दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। ऐसे ही मिजल्स है, रिस्पायरेटरी वायरस है, उसके लिए भी अच्छी वैक्सीन है हमारे पास, एक बार लगाने पे लाइफ लॉन्ग काम करती है, 95% से ज़्यादा इफेक्टिव है वह। और एक बार आपको मिजल्स हो भी जाता है तो वह लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे देता है, फिर भी कभी कंट्रोल नहीं हुआ है। तो ये इस टाइप के वायरस ये नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, अनटिल अनलेस
वो म्यूटेशंस करके खुद अपने आप को ख़त्म कर लें। कई बार म्यूटेशन जो है उनके लिए भी नुकसानदेह होता है, वायरस के लिए नुकसानदेह होता है। और ये म्यूटेशंस क्यों होते हैं? जब वो शरीर के अंदर रिप्लिकेट करते हैं, मतलब अपनी संख्या बढ़ाते हैं, तो इतनी तेज़ी से बढ़ाते हैं। और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है तो सिंगल स्ट्रैंड है। अच्छा। जब डीएनए होता है 2 स्ट्रैंड होते हैं तो एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। इसमें जब वो बहुत तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो उसमें एरर्स कुछ हो जाते हैं, उसी को म्यूटेशंस कहते हैं। या तो सीक्वेंस चेंज हो जाता है, कोई नया जेनेटिक कोड हो जाता उसमें हो जाता है, तो इसी को म्यूटेशंस कहा जाता है। और ये आरएनए वायरस में होते रहते हैं क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड है। कई बार ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जो वायरस के लिए ही खतरनाक हो जाते हैं, तो वह खत्म हो सकता है। अदरवाइज यह जो है लंबे समय तक इस टाइप के वायरस चलते रहते हैं, लेकिन हाँ प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, क्योंकि एक अच्छे खासे हिस्से को जब वो इन्फेक्ट कर देते हैं तो फिर जो है एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है। और लकली अब तो हमारे पास वैक्सीन्स भी आ गए हैं। इस समय दुनिया में देखिए आज तक 22 वैक्सीन जो है इस एक बीमारी के लिए अप्रूव हो चुके हैं। 320 वैक्सीन जो है वेरियस फेजेज ऑफ डेवलपमेंट में, जो कि फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में करीब 30 के आसपास अभी हैं। तो क्योंकि यहाँ साइंस के साथ साथ थोड़ा अब जो है कमर्शियल इंटरेस्ट भी आ गया है, तो वह भी रहता है और वो रहेगा। हम लोगों का काम है साइंस को प्रोटेक्ट करना, जिनका कमर्शियल इंटरेस्ट है वो करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि 300 वैक्सीन का ट्रायल, तो सेम उसी पे जो म्यूटेशंस इसमें हो रहे हैं होते रहेंगे, बट पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर उस वायरस का चेंज नहीं हो रहा है। देखा जाए तो जो म्यूटेशंस हो रहे हैं, ये जो भी अल्फा बीटा और गामा डेल्टा हैं, उनके स्पाइक प्रोटीन है, उनके 4 प्रोटीन है इस वायरस का, उसमें जो एक एस प्रोटीन है उसी में सबसे ज़्यादा म्यूटेशंस हो रहे हैं। ज़्यादातर हमारे वैक्सीन्स भी हैं, अगर कोवैक्सीन को छोड़ दें और 1-2 जो हमारी चाइना की वैक्सीन है जो होल विरियान है उसी वायरस को किल करके दे रहे हैं। बाकी जो है मेनली टारगेट भी स्पाइक प्रोटीन को ही करते हैं। तो वह जो है और सारे चेंजेस स्पाइक प्रोटीन में हो रहे हैं। तो ओवरऑल देख के यही कहा जा सकता है कि एटलीस्ट हमारी कंट्री में जो है जिस तरीके से नेचुरल इन्फेक्शन हुआ और ज़्यादातर लोगों को हो गया, दिल्ली में तो काफ़ी, दिल्ली और बड़े बड़े मेट्रो में, मुंबई की बात देखें और देखिए पैटर्न अगर आप नोट करें, सेकेंड वेव में दिल्ली में 28,000 केसेस सडन गए, सडन कम आए। यह जो है मई के शायद फर्स्ट वीक में 28,000 के आसपास थे या अप्रैल के लास्ट वीक में थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, बट मैक्सिमम 28,000 केसेस पर डे गए हुए थे, बट तुरंत गए और तुरंत नीचे आए। जबकि अगर आप याद करें जब जो फर्स्ट वेव थी दिल्ली में, जिस दिन लॉकडाउन लगा था, काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन 25 मार्च 2020 को लगा था, 4-5 केसेस पर डे आ रहे थे, जो बढ़ते बढ़ते जो है 4,000 केसेस पर डे, 3,800 केसेस मई तक पहुंच गए थे। पॉजिटिविटी हमारी जो लेस देन 1% थी वो 38% के आसपास मई तक पहुंच गई थी, उतनी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पर, क्योंकि पूरा का पूरा पॉपुलेशन ससेप्टेबल था, जिनको इन्फेक्शन हो सकता था। इस बार जो है सडन जो कम हुआ वो इसीलिए हुआ कि पहले ही कुछ पॉपुलेशन को जो है सीरो सर्वे बता रहा था, दिल्ली सरकार ने सीरो सर्वे किया था कि सेकेंड वेव से पहले करीब 51% पॉपुलेशन को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका था। जो 50% बचे थे उनमें इतनी तेज़ी से ये जो डेल्टा वेरिएंट आया वो इतना तेज़ हाईली इन्फेक्शियस था, तो इतनी तेज़ी से फैला कि पूरी के पूरे फैमिली को इस बार कर रहा था। फर्स्ट वेव में पूरी फैमिली नहीं हो रही थी, इस बार एक को हो रहा था तो पूरी फैमिली हो रही थी, तो इतने ज़्यादा जल्दी लोगों को फैल गया जो बचे हुए थे कि फिर उसको नया होस्ट नहीं मिल रहा था और इसीलिए सडन नीचे गया, जो मेन रीजन था नीचे जाने का। और ये और जो अभी तक कंट्रोल है उसका यही कंट्रोल है। वही मैं कह रहा था कि जब तक बहुत ही ज़्यादा कोई वेरिएंट बिल्कुल ही नया ना आ जाए तो फिर उसके लिए तो पूरा पॉपुलेशन ही ससेप्टेबल हो जाएगा, मतलब नया पॉपुलेशन और नया वायरस हो जाएगा। जैसे जब ये आया था 2019 दिसंबर में, तो उसके लिए पूरी दुनिया का पॉपुलेशन ससेप्टेबल था, तो वैसा ही वायरस हो सकता है। वह कभी भी कोई भी वायरस आ सकता है, कोरोना वायरस की जगह पे कोई दूसरा वायरस आ सकता है, कोई फ्लू आ सकता है, जैसे 2009 में स्वाइन फ्लू आया था। हाँ, तो इस टाइप के वायरस आते रहते हैं और हमेशा हमें अपने आप को प्रिपेयर हमेशा रखना चाहिए किसी भी फ्यूचर इसके लिए। कोई भी फ्लू आए या कोई भी पेंडेमिक हो, उसके लिए प्रिपेयर करते रहना चाहिए, वह एक अलग बात होगी। लेकिन अभी के लिए जो है हमें जो है नॉर्मलसी की तरफ मूव करना चाहिए। बिल्कुल, और नॉर्मलसी की तरफ यानी सामान्य जीवन जीने के लिए अगर हमें कदम बढ़ाने हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो कौन सी बातें हैं जरा देखते हैं। मिलिए उमेश से। कोविड-19 के चलते उमेश अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं, मास्क लगाने से लेकर हाथ साफ रखने तक।
चाहे वो घर हो या लिफ्ट, उमेश अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते हैं। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। जरा सोचिए, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप समाज के प्रति कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। कोरोना अनुकूल व्यवहारों का पालन करें और जल्द से जल्द टीका लगवाकर कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई को सशक्त बनाएं। जब तक कोविड से जीतेंगे नहीं, तब तक हम अपना व्यवहार बिल्कुल वैसा रखेंगे जैसा कि अभी इस संदेश में बताया गया। बहुत ध्यान रखना है, और ख़ास तौर से इन दिनों में जबकि त्यौहार की वजह से लोग आपस में मिलजुल रहे हैं और कुछ लोगों में ये लापरवाही भी देखी जा रही है कि वो मास्क लगाने में ज़रा कोताही कर जाते हैं। हम आगे बढ़ें चर्चा में, उससे पहले हम अपने दर्शकों को एक बार फिर वो नंबर बताना चाहेंगे जिस पर वो फ़ोन करके प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञों से। 011 दिल्ली का STD कोड और स्टूडियो का नंबर 23097532। डॉक्टर संदीप, आपसे ये समझना चाहेंगे, किडनी के पेशेंट्स की हम बात करें और वैसे भी जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, ख़ास तौर पर इन दिनों में हमेशा कहा जाता है कि हर साल आपको फ्लू वैक्सीन ज़रूर लगा लेनी चाहिए। बहुत से लोगों के ये प्रश्न हैं कि जिनको कोविड वैक्सीन लग गई है, क्या उनको भी फ्लू वैक्सीन लगानी चाहिए, और क्या फ्लू वैक्सीन सभी को लगा लेनी चाहिए? नहीं, जहाँ तक कि मेरी समझ है, हमें फ्लू वैक्सीन हाई रिस्क पॉपुलेशन में ही लगानी चाहिए। जैसे 65 ईयर्स के अबव जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए, जिनको इम्यूनोसप्रेशन की परेशानी है, चाहे किडनी डिजीज़ की वजह से, चाहे डायबिटीज़ की वजह से, या जिनको और कोई लंग की परेशानी है, जिनसे अगर उनको कोई फ्लू इन्फेक्शन हो तो उसमें बिगड़ने का खतरा हो। सारे पॉपुलेशन को फ्लू वैक्सीन लगाने का ना ज़रूरत है और ना ये समय है। इस समय हमें अपनी सारी रिसोर्सेज, सारी इम्यूनिटी कोरोना वायरस के लिए बचा के रखनी चाहिए। जो हाई रिस्क ग्रुप है, हाँ, उनके लिए ज़रूर साथ में फ्लू वैक्सीन भी लगानी चाहिए। जी डॉक्टर संजय राय, एक बात और भी देखी गई है जो पिछले वर्ष बार बार कही गई कि मास्क लगाने का एक फ़ायदा और भी ये हुआ कि पिछले साल ऐसा देखा गया कि लोगों को रेस्पिरेटरी और ख़ास तौर पर 2 मीटर की दूरी तक मैक्सिमम जा सकते हैं। यूजुअली 1 मीटर जाते हैं, सेफ्टी के लिए हम 2 मीटर ले लेते हैं, उसका तो सेटल हो जाते हैं जी। तो अगर हम मास्क पहनते हैं तो वह जो है हवा में नहीं आते हैं, मास्क के अंदर रहते हैं, तो उसका एक तो फॉर्मेशन हम कम कर देते हैं, तो लोगों को इन्फेक्शन कम होता है। दूसरा, अगर दूसरे ने भी मास्क पहना हुआ है, मान लीजिए किसी ड्रॉपलेट अगर हैं भी, तो वह जो है हम उसको इनहेल नहीं करते, सांस लेते समय हमारे अंदर नहीं जाता। इन्फेक्शन मेनली इसी रूट से होता है, रिस्पायरेटरी रूट, इसीलिए रिस्पायरेटरी वायरस इनको बोलते ही है। तो जितने भी रिस्पायरेटरी वायरस हैं यूजुअली जो है ड्रॉपलेट से मेनली फैलते हैं, और ड्रॉपलेट को अगर बनने पे हमने रोक लगा दी या उनको इनहेल करने पे रोक लगा दी तो उसका फ़ायदा मिलेगा। जो मास्क का सबसे बड़ा बेनिफिट मिला कोविड के अलावा जो है जितने भी रिस्पायरेटरी वायरसेस हैं उसमें मिला, और ये बिल्कुल ही सही है। चाहे वो आपका फ्लू हो, कॉमन कोल्ड भी एक कोरोना वायरस से ही होता है, वह भी जो है उसकी भी जो है कम देखने को केसेस मिले हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है मास्क है, और सिर्फ मास्क ही नहीं, थोड़ा सा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी जो है, जिसको हम कहते हैं कि 2 गज की डिस्टेंस रखना, मास्क पहनना, भीड़ भाड़ से बचना, क्योंकि आप जब भीड़ भाड़ में जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन होने का कोविड का ही नहीं बाकी भी रिस्पायरेटरी वायरस का खतरा हो सकता है। तो इन सब से जो है इससे बचा जा सकता है। यह एक जो है कोविड का पॉजिटिव पहलू भी है कि बाकी बीमारियों को थोड़ा सा कंट्रोल किया इसने। और कोविड की वजह से लोगों में स्वच्छता के प्रति भी जागरूकता बहुत बढ़ी है, ये भी एक फ़ायदा हुआ। ये इसी प्रश्न के लिए डॉक्टर प्रवेश मेहरा, हम आपके पास आना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे, जब हम स्वच्छता की, हाइजीन की बात करते हैं, ओरल हाइजीन को लेकर हम जानते हैं कि दुनिया भर में अगर बात की जाए, ख़ासतौर से अगर अपने देश की बात की जाए, तो अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि दांतों का क्या है, अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ख़ास तौर पर इस महामारी के दौर में, जबकि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ओरल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें? संजीव जी, जैसे आपने भी बताया और मैं भी इम्प्रेस करना चाह रहा था अपने श्रोताओं को कि सबसे पहले चीज जो इस वायरस की एंट्री है वो बेसिकली नोज से या ओरल कैविटी से है, और ये मेनली हार्बर रहते हैं नेजोफैरिंजियल, दैट इज जो ओरल कैविटी के पीछे वाले एरिया में जो नेजोफैरिंग्स हम बोलते हैं वहीं रहता है।
जहां से नॉर्मली हम आरटीपीसीआर टेस्ट भी वहीं से करते हैं। अगर ये टेस्ट हम जो स्टिक होती है अगर नेजोफेरिंक्स में ना डालें तो ये टेस्ट नेगेटिव भी आ सकता है। तो अब जब आप दांत क्लीन की बात करते हो तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि आप रात को खाना खाने के बाद जरूर ब्रश करके सोइए और सुबह उठ के नाश्ते के बाद ब्रश करिए। रीजन भी कि हम बैक्टीरिया, वायरसेस, क्योंकि मुंह आपका कभी स्टेराइल नहीं हो सकता। कभी जैसे हाथ आपने क्लीन कर लिए तो स्टेराइल रह सकते हैं अनलेस यू टच अनदर ऑब्जेक्ट, लेकिन ओरल कैविटी आपकी कभी भी स्टेराइल नहीं रह सकती। देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देयर, उसमें कीटाणु होते हैं जो आपके पेट के लिए, आपके मुंह के लिए, आपके हेल्थ के लिए भी रिक्वायर्ड है, दे आर रिक्वायर्ड, लेकिन उसमें भी काफी पैथोजेनिक है जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। तभी आपका ये गला खराब होता है, आपको गले में खराश होती है, आपके टॉन्सिल हो जाते हैं, ये आपको कोविड जैसे अगर कोरोना वायरस आ जाता है तो आपको कोविड लाइक सिम्टम्स भी आ सकते हैं जी। तो सबसे पहले तो आपने क्लीन करना है ब्रश के साथ, विच इज उसका कोई ऑल्टरनेटिव और नहीं है बिल्कुल जी। और उसके साथ बहुत ही थोड़ा पेस्ट, 1 मिलीमीटर पेस्ट चाहिए होगा आपको अपने टीथ को क्लीन करने के लिए, अपने टंग को क्लीन करने के लिए। सेकंड थिंग, एक माउथ वॉश जरूर यूज करें। कुड बी अ क्लोरेक्सिडीन बेस्ड माउथ वॉश और अ क्लोर डाइऑक्साइड बेस्ड माउथ वॉश, या बीटाडीन जो आपका वो जाता है, पोविडीन आयोडीन बेस्ड माउथ वॉश, इसको जरूर यूज करें। रेगुलरली मत यूज करें, आप 5 दिन 7 दिन यूज कर सकते हैं, उसके बाद इसको 15 दिन 20 दिन के लिए बंद कर दें, क्योंकि अगर ये क्या है एंटीसेप्टिक टाइप चीज है, तो जैसे ही आपने इसको यूज किया माउथ वॉश को, तो ये क्या करता है, ये आपके माइक्रोफ्लोरा जो आपके कीटाणु गले में, जैसे मैंने कहा, कोई फायदेमंद भी होते हैं हमारे को, कोई नुकसानदायक भी होते हैं, तो ये सबको मारता है, नॉट इवन नुकसान वाले को, फायदे वाले को मारता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप 5 to 7 डे यूज करें, और जब ये 7 दिन हो जाते हैं तो आप 3 हफ्ते ब्रेक कर दें माउथ वॉश को, अब ब्रश करते रहें। तो ब्रश करने से, पानी से कुल्ला करने से आपको यह फायदा मिलता है कि जो भी आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म है, चाहे वो वायरस हो, कोरोना वायरस क्यों ना हो, उसकी आप अमाउंट जो है, उसके कॉलोनीज आप कम कर देते हो। तो जब आप कॉलोनीज कम करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ये वायरस के ऊपर हावी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो फिर ये आपको डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, स्पेशली जो डायबिटिक मरीज हमारे हैं, या मरीज जो स्टेरॉइड ले रहे हैं, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है उनको, तो ये दिक्कत रहती है इनको। ठीक है डॉक्टर मेहरा, आपने चूंकि माउथ वॉश इस्तेमाल करने की सलाह दी है, उससे पहले आपने कहा कि 2 बार ब्रश करना है, रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। माउथ वॉश कब करना है वो भी बता दीजिए। माउथ वॉश बिल्कुल जो ब्रश कर, बिकॉज सबसे पहले चीज आपने ब्रश करना है। ठीक है, ब्रश करने से, कुल्ला करने से, पानी से कुल्ला करने से आपने 50 to 70% जो कॉलोनीज हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो आपने कम कर दी। उसके बाद आपने कुल्ला करना है, और कुल्ले की दवाई आपने डाइल्यूट नहीं करनी है, आपने खाली 5 ml लेना है, मतलब 8 से 10 ड्रॉप, ठीक है, 5 ml मैक्सिमम, वो आप गले में, मुंह में कुल्ला करके स्विच करके आप फेंक सकते हैं। उसके बाद आपने आधे घंटे तो कुछ उसको डाइल्यूट नहीं करना, डाइल्यूट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डाइल्यूट नहीं करना, बिकॉज़ डाइल्यूट कर देंगे तो उसका असर खत्म हो जाता है, देयर इज नो यूज उसके बाद। ठीक है, तो ब्रश करने के बाद ये माउथ वॉश इस्तेमाल करना है, जैसा आप बता रहे हैं। 1 हफ्ते के लिए करना है माउथ वॉश को, और 3 हफ्ते के लिए छोड़ देना है जी। इस वक्त हमारे एक दर्शक हैं नोएडा से, मनोज कुमार जैन, टेलीफोन लाइन पर। मनोज जी, बहुत स्वागत, क्या जानना चाहते हैं, बताइए। हाँ जी मनोज जी, अपने टेलीविजन सेट की आवाज जरा कम कर दीजिए और सवाल पूछ सकते हैं। जी सर जी, हमें अपनी आवाज सुनाई दे रही है यहाँ पे आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, मैं पहले तो सबको नमस्कार करना चाहता हूँ। हमारा भी नमस्कार आपको जी। प्रश्न पूछिए। और मेरे 2 प्रश्न हैं। नंबर 1, हमारी अप्रैल में 2nd कोविशील्ड डोज लग चुकी थी जी, तो अब 3rd बूस्टर डोज हमें लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, 1। ठीक है। और 2, ये कोविन ऐप में सरकार इंक्लूड करने के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ कंसीडर कर रहे हैं, या कब तक होगा बूस्टर डोज के लिए? ठीक है, डॉक्टर संजय राय। देखिए, अभी तक बूस्टर डोज का जो है हमारी कंट्री में की मैं बात करूं तो अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी गाइडलाइंस नहीं आया है अभी नियर फ्यूचर में बूस्टर डोज के लिए, क्योंकि अभी प्राइमरी इम्यूनाइजेशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, और दूसरा अभी उतने एविडेंसेस भी नहीं है।
कुछ कंट्री ने ज़रूर बूस्टर डोज शुरुआत कर दी है, जैसे इजराइल ने शुरू कर दिया है, अपने 60 साल के ऊपर के पॉपुलेशन को बूस्टर डोज दे रहे हैं। अब हमारे जो है ये यूएस ने भी अभी जस्ट शुरू किया है। बट अभी जो है WHO ने भी कहा हुआ है कि पूरे पॉपुलेशन को देने के लिए सफिशिएंट एविडेंस अभी हमारे पास नहीं है। मतलब इतनी कोई भी इंटरवेंशन जब हम करते हैं तो हमें ये चाहिए कि उसके लिए एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए। इस कंट्री में भी बूस्टर डोज पे स्टडी हम कर रहे हैं और अभी उसके रिजल्ट का आने का लोगों को इंतजार करना चाहिए। हो सकता है ज़रूरत पड़े, हो सकता है नहीं ज़रूरत पड़े। अभी तक जो है हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है ये कहने के लिए कि बूस्टर डोज ज़रूरत पड़े। हाँ, अगर कोई फिजिशियन ये सोचता है कि उनकी किसी पेशेंट का ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि उनके किसी पेशेंट को बूस्टर डोज की ज़रूरत है, इम्यूनिटी कम है, किसी कारण से कम हो गई है या उसको इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो वह कर सकता है। बट सरकार की ऐसी अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस जब यूजुअली आती है तो एविडेंस बेस्ड पे आती है और भारत सरकार ने अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो अभी आपको इनको इंतज़ार करना पड़ेगा बूस्टर के लिए। और अभी देख के नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में बूस्टर की रियली हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। जिस तरीके से आप देखिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि इतने ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका था कि वह जो है लंबे समय तक प्रोटेक्शन दे रहा है, तो इसलिए जो है अभी बूस्टर की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। डॉक्टर संजय, हो ये रहा है कि मीडिया में खासतौर से दुनिया भर से जब खबरें आती हैं बूस्टर डोज के बारे में और सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें आती हैं तो लोगों के मन में ये प्रश्न उठना सहज है। लेकिन आपने बहुत स्पष्ट कर दिया कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। जब कोई बहुत ही डेफिनेट डेटा आएगा, कोई स्टडी आएगी, उसके बाद उस पर विचार होगा। ये भविष्य की बातें हैं और स्टडी हो रही है ऑलरेडी। बूस्टर की जो है आप ही लोगों ने कवरेज दी थी 6 महीने पहले, हमने इसको स्टार्ट भी कर दिया था जी। और हमारी एक और दर्शक जुड़ गई हैं, साक्षी हैं दिल्ली से। साक्षी, बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाहती हैं बताइए। साक्षी, अगर आप हमें सुन रही हैं तो आप सवाल पूछ सकती हैं आप जी। हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, एक्चुअली मेरे फादर के लिए पूछना है मुझे। प्लीज बताएं सर। वो अप्रैल में कोविड पॉजिटिव आए थे जी। उसके बाद वो 70 डेज तक हॉस्पिटल में एडमिटेड रहे थे उनका कोविड। हाँ जी सर। अभी ठीक है, रिकवर कर रहे हैं। 94-95 सैचुरेशन रहता है, पर सर जॉइंट पेन बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ जी सर, हर जॉइंट में पेन है सर। इतना ज्यादा पेन होता है कई बार पेन ओपन नहीं कर पाते, तो ये कॉमन है क्या? डॉक्टर संदीप, क्या कहना चाहेंगे आप इनको? देखिए, एक्सटेंडेड कोविड या पोस्ट कोविड सिंड्रोम एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और इसके दायरे में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो हम धीरे धीरे अब जांच कर रहे हैं या धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। फटीग रहना, जनरलाइज्ड वीकनेस रहना, डिप्रेस्ड रहना, ये सब चीज़ें हैं जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में काफ़ी कॉमन है। जॉइंट पेन्स भी काफ़ी लोग महसूस करते हैं। लंबी देर तक खांसी रहना, थोड़ा लंबा चलने में सांस फूलना, तो ये सब परेशानियां कोविड डिजीज़ के बाद काफ़ी मरीजों ने रिपोर्ट की हैं, जिनके बारे में हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। आपको बस जानने की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि ये रिवर्सिबल है, समय लगाती है लेकिन समय के साथ वापस हो जाती है। कोई ऐसी दवाई नहीं जो इसको एकदम तेज़ी से ठीक कर सके या बढ़ा सके। स्टेरॉइड्स वगैरह लेने का कोई फ़ायदा नहीं है जी। सिर्फ समय दीजिए, पॉजिटिव रहिए, समय दीजिए, अच्छी खुराक लीजिए, जितना सक्षम हो सके उतनी रेगुलर व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज करिए। इन सब चीज़ों से काफ़ी जल्दी पेशेंट्स धीरे धीरे करके रिकवर कर रहे हैं जी। तो मेरा आपके लिए परामर्श यही रहेगा, थोड़ा समय दीजिए, उनकी डाइट, उनकी बाकी चीज़ों पे नॉर्मलसी की तरफ ध्यान दीजिए और समय के साथ विश्वास रखें, ये चीज़ें खुद ठीक हो जाएंगी जी। बिल्कुल। और साथ में बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ, साथ में थोड़ा सा योगा भी करें, वो जो है थोड़ा बेनिफिशियल इनके लिए हो सकता है। और बाकी जो डॉक्टर संजय बहुत लोगों का, बिल्कुल डॉक्टर संजय राय, बहुत लोगों का ये कहना है योग प्राणायाम से बहुत लाभ हुआ है उनको पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको मैनेज करने में। डॉक्टर प्रवेश मेहरा, हम आपके पास आना चाहेंगे। और जैसा कि आप सब लोग कह रहे हैं कि कोविड ने कई जो चीज़ें की हैं, जो उसका जो अगर दूसरा पक्ष देखें कि कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं कोविड की वजह से, कि स्वच्छता की ओर हमारा ध्यान गया है, टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हुआ है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हम मरीज़ों के इलाज में, उन तक राहत पहुंचाने में अगर करें तो हम समझना चाहेंगे कि क्या प्रयास आपके डिपार्टमेंट या आपके अस्पताल या पूरे देश में जो किए गए हैं, कुछ जानकारी बताइए। थैंक यू संजीव जी। जैसे मैंने पहले भी कहा था
कि कोविड ने हमारे को, पैंडेमिक ने काफी हेल्थ केयर को काफी चीजें सिखाई हैं जी। और सबसे पहले चीज जो सिखाई है कि यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ मेजर वे। तो हमने जैसे एक हेल्पलाइन चालू की हुई है जिसको हम बोलते हैं मूव सेवा, दैट इज द MOH सेवा, जी। जो हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मोबाइल ओरल हेल्थ सेवा। इसका नंबर भी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जी। 1800-11-20-32 जी। 1800-11-20-32। अब इसका रीजन भी है। रीजन ये है कि 1800 जो नंबर है ये टोल फ्री नंबर है जी। 11 ये है दिल्ली का, जैसे आप सब जानते हैं, जी। और 20-32 इसका इंप्रेशन ही आता है कि 32 आपके परमानेंट दांत होते हैं और 20 आपके दूध वाले दांत हैं। तो हमेशा आपके दो सेट ऑफ टीथ होते हैं ह्यूमन बीइंग में। तो वो इंप्रेशन नहीं, तो नॉर्मली आप किसी को भी पूछें तो बोलेगा 32 दांत ही होते हैं। तो ये इंप्रेशन हमने इस नंबर के साथ ही दे दिया कि आपके दो सेट ऑफ टीथ है, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट सेट ऑफ टीथ। इस नंबर से हमने 50 to 60% जो भी इश्यूज हैं रिगार्डिंग डेंटल एंड ओरल हेल्थ, चाहे वो ब्रशिंग कैसे करना है, तंबाकू करना है कि नहीं करना, नुकसान क्या होता है, अगर मेरे को पेन है, स्वेलिंग है, मैं दांत निकाल के आया हूं, तो क्या क्या स्मॉल चीजें छोटी, इसमें हमने एक मॉड्यूल बना के रखे हैं। आप इसको फोन में डायल करेंगे और खूबी इसके ये है कि आप इस नंबर के साथ आप बात कर सकते हैं। दिस इज अ वॉइस एनेबल्ड नंबर, मतलब ये वॉइस सेंसिटिव है, तो दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और सब्सिक्वेंटली देखा जाए तो हम इसको चाहेंगे कि हर एक स्टेट में भेजा जाए और हर एक लोकल लैंग्वेज में भी ये ट्रांसमिट हो। दूसरा चीज हमने, जैसे मैंने कहा कि हमने जैसे लॉकडाउन हुआ था तो हमने टेलीमेडिसिन सर्विसेज लेडी हार्डिंग में शुरू की। हर एक डिपार्टमेंट को 9 to 4 दिया और हर एक डिपार्टमेंट को हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन 1 घंटे का समय जरूर दिया जिसमें वो अटेंड कर सके अपने मरीज की प्रॉब्लम्स फोन के ऊपर जी। बट सब्सिक्वेंटली हमने देखा कि लैंडलाइन फोन ऑल्टरनेटिव नहीं है, बिकॉज आप इसमें वीडियो कॉल नहीं कर सकते। तो हमने कोशिश की व्हाट्सएप यूज करने के लिए, पर देन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्लियर थी कि आप व्हाट्सएप को, बिकॉज ये एक फॉरेन का है तो इसमें हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं जी। तो हमने इसको ज्यादा फिर महत्व ना देके हमने संजीवनी ओपीडी है, तो ये हमने एक ओपीडी ऑनलाइन जो ऐप है इसको यूज किया, जो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है, जो सीडैक ने बनवाया है मिनिस्ट्री के लिए, इसको हमने यूज किया। तो इसको जब यूज किया तो ये देखा गया कि जो हमारे पास मरीज आते हैं अराउंड 30 to 40-50% जो मरीज आते हैं उनको तो अंग्रेजी आती है, वो इंटरनेट सेवी है और उनके पास एक एंड्रॉइड बेस्ड फोन या लैपटॉप है जिससे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं जी। लेकिन ऐसे भी मरीज हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती, जो कंप्यूटर सेवी नहीं है और ना ही वो एंड्रॉइड बेस्ड फोन है, उनके पास एक सिंपल फोन होता है जो एक मोबाइल फोन होता है जी। तो उसको देखते हुए हमने अपने NIC डिवीजन जो है, NIC की AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवीजन, उनके साथ एक कोलैबोरेशन करके हमने एक नई सेवा का आरंभ किया है जो रिसेंटली अभी हमने पायलट फेज में शुरू किया हुआ है, 1 महीना हुआ है। अच्छा। जिसको हमने एक नंबर है 011-243-00-633। तो इसमें अगर आप फोन करते हैं अपने मोबाइल फोन से तो आपका वेरिफिकेशन करके वो मोबाइल फोन वेरीफाई करता है और इमीडिएटली आपको वो डॉक्टर से कम्युनिकेट कराता है। तो दूसरी तरफ जो डॉक्टर, ये सिर्फ दिल्ली के लिए है या दिल्ली के बाहर के लोग भी कर सकते हैं फोन यहाँ पर? अभी ये बेसिकली ये कहीं का भी आदमी, कोई भी इंडिया में कहीं से भी ये फोन कर सकता है। ठीक है। और ये टोल फ्री नंबर है, अगेन आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके। ठीक है। पैसे मिनिस्ट्री दे रही है, वी आर पेइंग द मनी फॉर द लेडी हार्डिंग इज पेइंग द मनी इन फॉर्म ऑफ दैट। तो इस नंबर का फायदा ये हुआ है कि एक तो हम कॉमन मैन को पहुंच सके, उनके रीच में एक ये हमने हेल्थ केयर दे दिया है, तो वो फोन कर सकता है ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम जो भी उसकी ओपीडी टेलीमेडिसिन ओपीडी है और अपनी डॉक्टर से बात कर सकता है। अब बात है कि काफी डॉक्टर भी चाहते हैं, मरीज भी चाहता है कि मैं वीडियो कॉल कर सकूं, तो उसमें भी डॉक्टर के पास ऑप्शन है जो NIC ने हमारे को दिया है कि हम एक लिंक भेजते हैं मरीज के पास, जो वो क्लिक करके वो एक वीडियो कॉल हमारे साथ कर सकता है और उसमें फिर डाटा भी, अपने कोई रिपोर्ट्स हैं वो अपलोड भी कर सकता है। तो ये भी ट्रायल फेज में हमारा है, इसको हम देख रहे हैं, इसमें थोड़ी बहुत चीजें जो यूज करनी है वो हम देख रहे हैं, ऑल्टरनेट कर इसको यूज कर रहे हैं, सो मेक इट बेटर फॉर पेशेंट्स आल्सो एंड डॉक्टर्स आल्सो। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसी डिवाइस में हम एक मरीज को जिसने फोन किया है उसको उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करके भेज रहे हैं।
जो उसके एसएमएस के थ्रू उसके पास जाएगा, और उसको पैसे भी नहीं लगेंगे। पैसे भी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हम पे कर रहे हैं उस एसएमएस का भी, और उसको दवाई प्रिस्क्रिप्शन चली जाती है अपने पास। अगर वो ईमेल आईडी देता है तो ईमेल पे भेज देते हैं, अगर वो नहीं देता तो मोबाइल बेस पे हम उसको मोबाइल पे एसएमएस करके भेज देते हैं। और काफी हद तक ये हमारे इसको मरीज को फायदा हुआ है और डॉक्टर्स को फायदा हुआ है कि हम सेफ रहे इस पैंडेमिक के दौरान। ये बहुत अच्छे प्रयास हैं जिनका लाभ आने वाले दिनों में लोगों को बहुत होगा। कार्यक्रम में अब हम उस जगह पहुंच गए हैं कि जहां अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि त्योहारों के दिन हैं, एक के बाद एक लगातार त्योहारों का सिलसिला है। डॉक्टर संजय राय, जब विशेषज्ञ ये कहते हैं कि आने वाले 3 महीने यानी अक्टूबर को अगर मिला लें तो दिसंबर तक का जो वक्त है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल है, इस लिहाज से कि अगर हमारा सबका व्यवहार इस दौरान ऐसा रहे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, भीड़ भी लग रही है कई जगहों पर, मास्क भी नीचे है, क्यों ये ज़रूरी हो जाता है, क्यों ये क्रिटिकल है? और बहुत से लोग डर भी रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं अभी तक हम नहीं गए तो हम ना जाएं। क्या व्यवहार रखें हम सब अपना? देखिए, कोई भी इस टाइप की रिस्पिरेटरी वायरस जो है, हमने पहले ही कहा कि मेनली जो है आपका पर्सन टू पर्सन फैलता है जी। और जहाँ भी भीड़ होगी, जहाँ भी लोग आपस में मिलेंगे, बात करेंगे तो फैलने का खतरा हमेशा रहेगा, और इसीलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते रहते हैं जी। लेकिन हमें अगले 2-3 महीने, आपने बिल्कुल सही कहा कि त्यौहार का सीज़न है, लोग मिलेंगे, और पिछले साल करीब 1.5-2 साल से जो है 1.5 साल से ऊपर हो गए लोग जो है थोड़ा सा बिल्कुल ही दूरी बना के रखे हुए हैं, तो धीरे धीरे उनमें कंप्लेसेंसी भी आ जाती है कि वह जो है उसको छोड़ने लगते हैं, और ये नेचुरल फिनोमेना है। अगर आप देखें, मैं अभी पिछले 1 महीने में कई डिस्ट्रिक्ट्स घूम के आए हैं, यूपी का भी अभी पिछले वीक भी था, मैं तमिलनाडु के भी डिस्ट्रिक्ट्स में गया हुआ था, और अभी भुवनेश्वर भी नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ। अच्छा। तो और ऑफिशियल रिलेटेड वर्क से कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे दिल्ली या मेट्रो में तो थोड़ा कोविड एप्रोप्रिएट लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। कुछ बाकी जगहों पे मैं देख रहा हूँ कि, और स्पेशली रूरल एरिया में लोगों को लगता है कि बिल्कुल ही नॉर्मलसी आ चुकी है, वो ऑलमोस्ट 1% भी ये नहीं है, कोई भी शायद कोविड एप्रोप्रिएट फॉलो ही नहीं करता, वो भूल चुके हैं क्योंकि केसेस अचानक कम हो गए हैं। तो इसलिए अभी जो है समय है कि हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए, लोगों को थोड़ा संभल के करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा था कि कोविड जो है ख़त्म नहीं हुआ है, कम हो गया है, निश्चित रूप से जो है उस पर कंट्रोल है, बट वह ख़त्म नहीं हुआ है। तो अभी हमें संभल के चलना चाहिए, जितना हो सकता है हम फॉलो कर पाएँ कोविड बिहेवियर जो है, मतलब मास्क पहनना, दूरी को मेंटेन रखना, ये सब करते रहें। साथ में नॉर्मल भी हम करें, लोगों से मिलते रहें, ये सब करते रहें, लेकिन उसके साथ साथ इसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए। उसके बाद शायद हमें लगता है देख के कि हम बिल्कुल ही नॉर्मलसी की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अब समय को देखते हुए डॉक्टर प्रवेश मेहरा, 30-40 सेकंड में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इन दिनों में हमें किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? त्योहारों पर लोगों से, अपने परिवार के बाकी जो लोग हैं उनसे मिलने जाएं, मिलें कि ना मिलें, खाना खाने जाएं या बुलाएं घर पे, क्या करें बताइए? सर, जितना आप लेवल ऑफ रिस्क को अपना कम करेंगे, आई थिंक आपको उतना फायदा होगा, और कंट्री को भी फायदा होगा, कम्युनिटी को फायदा होगा। तो यस, फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें, लेकिन सोशली एक्टिव रहें, बिकॉज सोशली अगर एक्टिव नहीं होंगे तो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं इस पैंडेमिक के दौरान, जैसे हमने देखा है। तो बी फिजिकली डिस्टेंस वाइज बट सोशली वेरी एक्टिव, और जहां तक आपको कोई इमरजेंसी का है तो जरूर हॉस्पिटल जाएं। छोटी मोटी बीमारी के लिए चाहे थोड़ा वेट कर लें या अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन कंसल्ट कर लें, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। देखते हुए जो पैंडेमिक में जो खुल रहा है, और ये इन्फेक्टिविटी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, ये बढ़ेगी, और ये बाउंड टू हैपन है कि वायरस है और इन्फेक्टिविटी बढ़ेगी, देयर इज नो डाउट। बट हम अगर बच के रहें तो सबके लिए फायदा है इसमें। ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन जो हमारे आर्म है, इसको तो जरूरी है कि हर एक आदमी को वैक्सीनेट, जैसी गवर्नमेंट बोल रही है, जरूरी सामने आके अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, सो दैट अगेन लेवल ऑफ रिस्क कम रहे। जी,
डॉक्टर संदीप महाजन, आप क्या कहना चाहेंगे, किन चीज़ों का हम ख़ास तौर पर ख्याल रखें अगले दिसंबर तक? देखिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी हमारे पास कुछ समय के लिए रहेंगे। हमें उनको अपना दोस्त, अपना स्ट्रेंथ बना के चलना है, रादर देन उनको अपना दुश्मन बनाने के। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना के रखते हैं, जैसे डॉक्टर राय ने भी कहा, अगर हमें वैक्सीन लग चुकी है तो चांसेस हैं कि हमें माइल्ड डिजीज़ होगा, हमें फेटल डिजीज़ नहीं होगा। लेकिन हमें ये जान के चलना है कि हमारे घर में कुछ बुज़ुर्ग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, जो वैक्सीनेशन के बावजूद भी उतनी एंटीबॉडीज़ या उतनी लेवल ऑफ प्रोटेक्शन नहीं बना पाए हैं जितनी हमने बनाई है। अगर हम इन्फेक्टेड होते हैं, हमें चाहे माइल्ड डिजीज़ हो, लेकिन हमारे जो हमारे साथ रह रहे हैं उनको हो सकता है हम उनके लिए घातक डिजीज़ लेके आए। तो अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बना के रखें, ठीक, जब तक कि हम इस बीमारी पूरी तरह से नहीं उभरते। ठीक। डॉक्टर संदीप महाजन, डॉक्टर संजय राय, डॉक्टर प्रवेश मेहरा, आप तीनों विशेषज्ञों का बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों का भी। और चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे कि इस पूरी महामारी के दौरान जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, चाहे जब केसेस बढ़े थे या कम हुए थे, हमारा व्यवहार कैसा था, हमें उन तमाम बातों से सीखना पड़ेगा। और चलते चलते महबूब ख़ज़ा के शेर के साथ हम इजाज़त लेंगे। वो ये कहते हैं कि घबरा न सितम से, न करम से, न अदा से, हर मोड़ यहाँ राह दिखाने के लिए है। धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।